हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जिसमें मैं असेसमेंट टेस्ट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता हूँ। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में क्या ऐसी वजह रही कि उसका आंसर जो दिया गया है वो है और उसमें क्या सुधार करना चाहिए। पिछले दिन मैंने क्लॉज के बारे में बताया था। मैंने बताया कि क्लॉज किसे कहते हैं। उसमें मैंने बताया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, उससे उसका डेफिनेशन मैंने एस्टेब्लिश करना सिखाया कि हम कैसे ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज फाइनाइट और विच वन इज नॉन फाइनाइट, हम किस आधार पर डिसाइड करें, ये मैंने आपको बताया। उसी सेशन में मैंने ये भी बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। मैंने ये कहा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बिना अभी फिलहाल शुरुआती दौर में है, आप बिगनर हैं, आप सीधे सीधे सेंस के आधार पर पहचानिए, क्योंकि अगर आप इस आधार पर पहचान लेते हैं तो फिर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो तो है ही, वो शुरू में होगा और साथ में आप सेंस लगाएंगे तो आपकी गड़बड़ी कहीं भी रत्ती भर भी नहीं बचेगी। यहाँ पर इसी सेशन के अंत में और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक क्वेश्चन सेट लगाया था, जहाँ पर मुझे अमूमन याद है 25 क्वेश्चन थे, जिसमें 25 सेंटेंसेस मैंने दिए थे और ये कहा था कि आपको उसमें ये पता करना है कि कौन सा हिस्सा सबऑर्डिनेट है, कौन सा प्रिंसिपल है, मतलब उस सेंटेंस की बनावट कैसी है। अमूमन मुझे जितना समझ में आता है और मैं जितना आश्वस्त हूँ, मैंने जितना दिन में विद्यार्थियों को समझा है, मैक्सिमम बच्चे ने इसे नहीं बनाया होगा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल जाए, कहाँ से मुझे ये सिखा दिया जाए कि सवाल जो आएगा वो। तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं और विद्यार्थियों की एक पुरानी आदत होती है जो मेरे अंदर भी रही है। मैं इसमें अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि मैं उस पंथ का मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी को हमेशा आदत होती है क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करने की और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की। मतलब ये है कि ये समझना कि अरे यार ये इजी है, मेरे से हो जाएगा। मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपसे कहता हूँ कि आप उसे बनाओ, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है कोई बात नहीं है, इसको बनाना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जब ये सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये आपके लिए समझना जरूरी है कि विच वन इज सबऑर्डिनेट एंड विच वन इज प्रिंसिपल। मतलब दिया हुआ जो सेंटेंस है उसमें कौन सा सबऑर्डिनेट है और कौन सा प्रिंसिपल है। इसीलिए मैंने इस सेक्शन को यहां पर रखा है कि पहले थोड़ी बहुत पहचान हो जाए। तो जिन्होंने नहीं बनाया है इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, आप पहले उस एपिसोड में जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए या वीडियो के लास्ट में जो है स्क्रीनशॉट आप वहां से लीजिए, इसको पहले बनाइए और फिर जब मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बता रहा हूं, तो उसके साथ साथ आप उसे सॉल्व करके आंसर मिलाइए, साथ ही मुझे बताइए कि कितना सही होता है। मैं यहां पर ये इसलिए जोर देता हूं क्योंकि असेसमेंट बहुत जरूरी है। अपनी औकात का पता चलते रहना चाहिए कि जो आप सीख रहे हैं एक्चुअली वो आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिन बच्चों से नहीं हो रहा है आप सवाल रखिए सामने, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सूचित कीजिए कि आखिरकार परेशानी क्या हुई, किस वजह से आपका कुछ भी नहीं हो पा रहा है इंग्लिश में। हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि आपको इस तरीके से समझाया जाए कि आगे कभी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं कि पिछले दिन दिए गए क्लॉज वाले असेसमेंट टेस्ट का आंसर क्या है, कौन कौन सा हिस्सा सबऑर्डिनेट है और कौन कौन सा प्रिंसिपल। चलिए देखा जाए। आइए अब हम यहां पर एक एक करके हर एक सवाल को बोर्ड पर लिखेंगे और साथ ही समझाते हुए ये बताते जाएंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। जिन बच्चे ने पिछला क्लॉज वाला सेशन नहीं देखा है, मैं यहां इस नोटिफिकेशन में सेट कर दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इसी जगह पर इस वीडियो को पॉज करके आप पहले उस एपिसोड को देखिए, सवाल बनाइए, फिर इस वीडियो को आगे देखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक दो सवाल देखने के बाद स्किप करने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस एक ही है, वहां पर स्प्लिट करना पड़ा है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, सीख जाएंगे आप। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आप आराम से जो है पहचान पाएंगे कि विच वन इज सबऑर्डिनेट एंड विच वन इज प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके बाद जब हम फिर आगे इसके कॉम्बिनेशन वाले जो रूल हैं, जो उसको कंसेप्ट है, वो हम जब लेकर के आएंगे तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, साथ ही आप सवाल भी बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने पॉज करके सवाल को बनाया होगा। चलिए एक एक करके हम यहाँ पर सवाल देखते हैं और उसको लिख करके हम बताते जाते हैं। तो देखिए जो पहला सवाल यहाँ पर है वो है I lost all that I had।
दैट आई हैड। मैंने पिछले दिन एक छोटी सी बात है बताता हूं। मैं पिछले दिन बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज है जो कि अपने मीनिंग में कंप्लीट होता है। मतलब अगर कोई कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस तो उसे आप प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और वैसा ही सेंटेंस, वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंग नहीं दे पा रहा और मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर जो है वो निर्भर होता हो, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात मैंने की थी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात मैंने की थी। तो जो किसी पर आश्रित हो, जिसका मीनिंग पूरा ना हो, बोलने पर कुछ ना कुछ लगे कि बचा हुआ है, कोई अंश उसमें है जो होना चाहिए, जो छूट गया, तो उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और देखिए यहां पर जो सवाल मेरा है इसमें क्या कह रहा है, आई लॉस्ट ऑल। तो ये जो सेंटेंस है कि मैंने सब खो दिया, मैंने सब खो दिया, जो भी था यहां पर उसको डिस्क्राइब, सब में क्या, अब ऐसे ढूंढेंगे तो नहीं, लेकिन मीनिंग आ रहा है कि सब खो दिया। अब यहां कह रहा है दैट आई हैड, आप इसे डिवाइड कर लो तो इसका मीनिंग पूरा है, दैट्स व्हाई ये पीसी है। लेकिन इसको आप अकेले भी बोलोगे तो चलेगा, उसका मीनिंग आएगा। लेकिन अगर आप इसे बोलोगे कि जो मेरे पास था, तो सामने वाला पूछेगा क्या हुआ, क्या था, क्या कहना चाहते हो, किस बात में। तो यहां कहीं ना कहीं एक अधूरेपन की बात लग रही है, और इस आधार पर आप भरोसा रखिए कि अगर आप इस आधार पर डिटेक्ट करना, पहचानना सीख जाते हैं तो आगे जब कंजंक्शन इसमें ऐड होगा तो भी आप आसानी से सीख जाएंगे। मैं कंजंक्शन की बात को इसीलिए एक सिरे से खारिज कर रहा था क्योंकि मान लो कि मैंने बता दिया कि हाँ भाई इफ है, ये कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके होने से आप सबऑर्डिनेट मान लो, बट उस जगह पे कुछ और भी तो हो सकता है। ग्रामर में वो कई तरीके से इस्तेमाल होता है एक ही शब्द। तो बेहतर क्या है कि जब मुझे क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट में, जब मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सेंस को जस्टिफाई करना है तो हम यहां से क्यों ना सीखें, यहां से सीखते चलेंगे साथ में, तो मेरे लिए आसानी होगी। तो यहां आप आसानी से समझ गए, आई लॉस्ट ऑल इज योर प्रिंसिपल क्लॉज एंड दैट आई हैड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर क्या होगा, ये एससी है। चलिए अगला सवाल देखें, कह रहा है वेट टिल आई रिटर्न। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले है कि ये जो सिर्फ एक वर्ब लिखा हुआ है, तो ये लिखने का तरीका है, और ये हम लिखते हैं बेसिकली इंपरेटिव सेंटेंस में, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम उसको जो शुरू करते हैं वो अमूमन मेन वर्ब से शुरू होता है, कभी कभी उसमें हम लेट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर जो हिडन है वो मेरा एक यू हिडन है जो कि यहां पर नहीं लिखा गया। अब आपके मन में होगा कि सर आपने यू ही क्यों लिया। तो देखिए जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, तो मैं बोलने वाला हूं और मैं अगर सामने वाले, आपके केस में भी यही होगा कि आप किसी को ऑर्डर देंगे तो आप बोलेंगे और सामने वाला ऑर्डर लेगा, दैट मींस वो सुनेगा, वो सेकंड पर्सन होगा। दैट्स व्हाई यहां पर यू छिपा हुआ होता है। तो अब इसको देखिए कि यू वेट, तुम इंतजार करो, तुम रुको। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस पूरा है और ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब कह रहा है टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटता हूं, है ना, तब तक रुकने के लिए कहा गया है कि जब तक मैं लौटता हूं तब तक रुकने के लिए कहा गया है, और इसीलिए ये मेरा इनकम्प्लीट है, दैट्स व्हाई दिस वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए अगला देखा जाए, कह रहा है इफ यू गो देयर यू विल फाइंड हिम, यू विल फाइंड हिम। अब इस हिस्से को देखिए, यहां कह रहा है यू विल फाइंड हिम, तुम उसे पाओगे, वो तुमसे मिलेगा, मतलब तुम वहां जाओगे। इफ यू गो देयर, अगर वहां जाओगे, है ना। तो यहां देखिए कि ये पूरा है, ये आपका पीसी है, लेकिन इस हिस्से में कह रहा है कि अगर तुम वहां जाओगे तो क्या। तो यहां पर बात पता नहीं चल रही है, दैट्स व्हाई दिस वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्लियर हो गया कि इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज क्यों है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है। अब अगला देखिए, कह रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखिए कि यहां पर यह सेंटेंस आपको साधारण तौर पर जब आपने देखा होगा तो आपको लगा कि ये सेंटेंस तो एक ही है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे अक्सर ये समझते हैं, मैं यहां पर इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों आया हूं, मैं हमेशा से शुरुआत से ये आपको जोड़ देता हूं, आपके लिए कहता हूं कि कंसेप्ट को पकड़िए, क्योंकि मैं सीधा सीधा मानता हूं कि अगर आप जीतना सीखने के लिए कहीं जाते हैं तो आपको जीतने में बहुत कठिनाई होगी। अगर आप किसी जगह पर सीखने के लिए जाते हैं कि मतलब किसी चीज को कैसे सीखते हैं, तो अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके सीखने की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाएगी और आप बहुत कम समय में, जब लोग एवरेज सीख रहे होंगे तो आप बहुत ज्यादा सीखेंगे,
तो क्वेश्चन के पैटर्न में कितने भी बदलाव होंगे तो आप कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आपके बैच में कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट हर परिस्थिति में होता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो। आप इस चीज को समझिए कि जीतना सीखना मतलब कि वो क्वेश्चन कर लेना जो एग्जामिनेशन में आता है या जो पिछले 5 सालों में आ रहा है, कभी कभी आपको फंसा सकता है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कंसेप्ट पर जोर डालिए, आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए, और ज्ञान अगर बढ़ गया एक्चुअली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए यहां पर क्या है कि इसको हम स्प्लिट करेंगे, सेंटेंस को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा गया है, और देखिए कि अब यहां पर एक सेंटेंस मेरा बचा कि ऑल इज नॉट गोल्ड, और इसीलिए ये पूरा है और ये हो गया पीसी। ये मेरा कंप्लीट सेंटेंस है कि ऑल इज नॉट गोल्ड, और ये जो दैट ग्लिटर है ये इनकम्प्लीट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा उलझाने वाला होगा, और मैं यहां पर कहूंगा कि जब मैं ये सेशन कराता हूं, आप सारे सवाल मिलाते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कितना कितना सेंटेंस आपका सही हुआ, कौन कौन से गलत हुए। चीटिंग नहीं करिएगा, क्योंकि चीटिंग करने से आपको कुछ यहाँ पर मैं थोड़ी ना कोई इनाम देने वाला हूं। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे और किस लेवल से करना होगा, किस तरीके से करूं कि आपका अच्छा हो जाए। दैट्स वाई ये जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें, बताएं अपनी परेशानियों के बारे में। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है द बॉय हु प्लेड द बेस्ट। अच्छा, एक सवाल जंप हो गया है, ये 4th क्वेश्चन था, और अभी जो मैं लिख रहा हूं ये 6th क्वेश्चन है। इसके बाद 5वां करते हैं, won द प्राइज। ठीक है, अब देखिए फिर यहां पर आप इसे स्प्लिट करो। देखो इसको, देखो ऐसे, अगर आप इस तरीके से इसको देखोगे कि द बॉय वॉन द प्राइज, ये सेंटेंस कंप्लीट। द बॉय वॉन द प्राइज, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है, दैट्स व्हाई ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहां जो लिखा हुआ है हु प्लेड द बेस्ट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। हु प्लेड द बेस्ट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसी तरीके से ये दोनों सेम है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, 5वां कह रहा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखिए यहां पर एक हिस्सा जो आपका गॉड हेल्प्स वाला हिस्सा है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और कह रहा हु हेल्प देमसेल्व्स, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो आप यहां देखिए कि जितने भी मैंने टोटल 6 सेंटेंसेस आपको कराए, 1 2 3 4 5 6, इसमें सब आप आसानी से समझ गए होंगे कि आखिरकार इसमें क्या गड़बड़ी है और किस आधार पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि प्रिंसिपल कौन सा है और सबऑर्डिनेट कौन सा है। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि रेस्ट 19 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि पहले पॉज करिए और उसको बना करके देखिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि देयर इज ट्रुथ इन व्हाट यू से। अब देखिए कि अगर हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है, अगर हम इसमें इट लगा दें, जिसके लिए हमने ये लिखा है, ये इट के लिए ही लिखा गया है, तो इसीलिए वहां पर जो है इट हिडन है। तो यहां पर अगर हम इसे लिख देते हैं तो मेरा ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसी, क्योंकि यहां मीनिंग आ रहा है देयर इज ट्रुथ इन इट, मतलब है कि सच्चाई है इसमें सच्चाई है। और यहां जो आ रहा है कि व्हाट यू से, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, ही राइट्स as fast as possible। अब अगर इसको भी गौर से देखिए तो ये हिस्सा देखिए कि आपका कंप्लीट है, ही राइट्स वह लिखता है, मीनिंग आपका कंप्लीट दे रहा है। और यहां पर एक सब्जेक्ट अगर आपका जो छुपा हुआ है, क्योंकि चूंकि हमने यहां पर राइट्स ऑलरेडी लिख लिया है, ही राइट्स लिख लिया, इट इज पॉसिबल, यानी लिखने के लिए लिखा है कि जितना तेज संभव है, जितना तेज संभव, आगे अगर उधर लिखा हो रहता कि स्पीक या जो कुछ भी रहता उस हिसाब से, तो यहां पर ये हिडन है। अगर हम इसको लेते हैं तब देखिए कि मेरा ये हिस्सा मतलब बन जाता है एक कंप्लीट, और इसीलिए ये आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा कि ही राइट्स, और यहां क्या है, एज फास्ट एज इट इज पॉसिबल, मतलब है जितना संभव है, जितना तेज यह संभव है। अगर हम इसको बोलें तो यह अधूरा कहेगा क्या संभव है, लिखना, पढ़ना, बोलना,
दौड़ना, चलना, कुछ भी हो सकता है। इस हिस्से के आधार पर यह तय हुआ कि भाई वह लिखता है जितना तेज संभव है। तो जितना तेज संभव है ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये वाला हिस्सा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए अगला सवाल है, डू यू नो where she lives and what she does। अब यहां पर देखिए कि ये क्वेश्चन मार्क है, आप इसको क्वेश्चन समझने की गलती नहीं करेंगे। यहां पर 3 सेंटेंस अलग अलग है। पहला तो है डू यू नो, जो कि आपका क्वेश्चन है और इसी के लिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। दूसरा सेंटेंस है where she lives और है तीसरा कि what she does। अब देखिए कि ये दोनों अगर इंटरोगेटिव होता तो इसमें हेल्पिंग होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, मैंने ये बताया है बेसिक में। और अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो सेक्शन में आपका टाइम एंड टेंस का सारा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सब मिल जाएगा। तो इसीलिए ये हिस्सा मेरा पीसी है और ये दोनों जो है वो एससी है और ये भी एससी है। यहां पर सेंस क्या आया कि इस सेंटेंस को लेकर के कि क्या आप जानते हैं जहां रहती है और जो वो करती है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? जहां रहती है वो जगह और जो करती है उसका पता आपके पास है। डू यू नो वेयर शी लिव्स एंड व्हाट शी डज। चलिए अगला सवाल है, द बुक that है यहां पर, that I bought yesterday is very interesting, is very interesting। अब देखिए कि अगर आप फिर से यहां देखेंगे तो 2 हिस्सा है जो कि द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर इस तरीके से देखिए तो द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल जो है बाय बॉट खरीदा, तो यहां पर यह अधूरा है, जो मैंने कल खरीदा, क्या खरीदा, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए वो आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला हिस्सा हो गया। तो देखिए हम सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आसानी से उसका मीनिंग डिटेक्ट कर रहे हैं और मीनिंग डिटेक्ट करने के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं कि सबऑर्डिनेट कौन सा है और प्रिंसिपल कौन सा है। तो क्या जरूरत है कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आधार पर ये डिसाइड करें, ये जानने की कोशिश करें कि सबऑर्डिनेट कौन सा है और प्रिंसिपल कौन सा है। ठीक है, वो मेरे पास आएगा, हम देख लेंगे भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सा है, तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई नया दे रहा है जो हमने नहीं पढ़ा है तो उस समय में आपको असुविधा महसूस नहीं होगी और आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए जो अगला सवाल है वो यहां पर है कि ही हु टॉक्स मोर वर्क्स लिटिल। अब देखिए कह रहा है कि ही वर्क्स लिटिल। आप अगर इसको यहां पर ऐसे करके देखिए तो फिर से ये जो हिस्सा है ही वर्क्स लिटिल, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज वाला हिस्सा हो गया और कह रहा है हु टॉक्स मोर, जो ज्यादा बोलता है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला हिस्सा हो गया। आप इसे आसानी से समझ रहे हैं कि ही वर्क्स लिटिल मतलब है वो ना के बराबर काम करता है, बहुत कम काम करता है, नगण्य, नेग्लिजिबल। और यहां पर कह रहा है हु टॉक्स मोर, जो ज्यादा बोलता है। तो अगर हम कहते हैं जो ज्यादा बोलता है तो सामने वाला पूछेगा ना क्या हो गया, क्या, ये अधूरा है, दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट सेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंप्लीट सेंस प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कम एज सून एज यू कैन। अब यहां पर देखिए कि फिर से जैसा मैंने वेट वाले में पीछे बताया था, यहां पर भी यू होगा, यू कम एज सुन एज यू कैन कम। यहां पर भी जो है छिपा लिया गया, जब आने की बात कही जा रही है तो उसको दोबारा वहां पर नहीं लिखा है। अब यह हिस्सा आपका पीसी हो गया और कह रहा है यह हिस्सा आपका एससी हो गया कि जितनी जल्दी तुम आ सकते हो। तो सामने वाला पूछेगा क्या बात, क्या, अगर हम ये लगाएंगे तब पूरा होता है कि आओ जितनी जल्दी आ सकते हो। तो इस आधार पर हम इसे आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबऑर्डिनेट है और कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके। और जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है, एक्चुअली कम मार्क्स आ रहे हैं या वो समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके सूचित करिए कि आखिर परेशानी क्या हो रही है। नहीं हो रहा है तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, क्लॉज किसे कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज,
और उस आधार पर एक समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी परेशानी हो, लिखिए किस प्रकार की परेशानी है, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान जरूर करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है योर पेन इज बेटर देन माइन। अब यहां पर देखिए यहां सीधा सीधा है योर पेन इज बेटर, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि भाई तुम्हारा पेन बेहतर है, अच्छा है। और यहां जो कह रहा है देन माइन, ये इनकम्प्लीट है। देन माइन क्या, मेरे से क्या, तुलनात्मक है, तो ये अधूरा है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेक्शन हो गया। चलिए अगला देखते हैं कि ही लिफ्टेड द गन, फिर है टुक एम एंड फायर्ड। अब यहां इसको आसानी से देखिएगा। एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखिए कि ये जो एंड है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये बराबरी वाले को जोड़ता है। जब भी जोड़ता है तो दोनों हिस्से में बराबर ही क्लोज होते हैं। तो यहां पर इधर का भी जो होगा वो इधर वाला ही होगा। ऐसे अगर आप इसको यहां पर देखना चाहें तो यहां पर भी ही मिसिंग है और यहां पर भी ही मिसिंग है। अब आप देखिए कि ही लिफ्टेड द गन, मीनिंग पूरा है पीसी। ही टुक एम, ये भी मीनिंग पूरा है पीसी। ही फायर्ड, ये भी मीनिंग पूरा है। दैट मीन्स ये सेंटेंस तीनों का तीनों पीसी से बना हुआ है, यानी तीनों प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है द मून वॉज ब्राइट एंड वी could see our way। यहां पर भी देखिए कि सबसे पहले ये हिस्सा, और चूंकि एंड लगा हुआ है और यहां पर दो ही क्लॉज है, तो द मून वॉज ब्राइट ये पीसी है, तो इस लिहाजन ये भी आपका पीसी होगा। ऐसे मीनिंग के आधार पर भी दोनों का मीनिंग कंप्लीट है। मैंने ये कहा कि एंड जब जोड़ता है तो दोनों बराबर तरीके के क्लॉज को जोड़ता है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेगा, सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करता है। एंड की ये खासियत है। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि राम एंड गुड, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है, राम एक नाउन है, इसको नहीं जोड़ता। जब कहते हैं राम एंड श्याम, गुड एंड ऑनेस्ट, इस तरीके राम एंड श्याम, गुड एंड ऑनेस्ट, इस तरीके से जोड़ता है, तो बराबर सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करता है। तो इस आधार पर भी जब यहां पर दो ही है तो पता चल गया आराम से भाई ये पीसी है तो ये भी पीसी होगा। ऐसे दोनों का मीनिंग भी कंप्लीट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि he lost his way while walking at night। तो सबसे पहले इसका जो हिस्सा है आप यहां पर देखिए, कह रहा है he lost his way, ये आपका पीसी है कि वो अपना रास्ता भटक गया, उसने अपना रास्ता खो दिया। अब यहां पर he was एलिप्सिस है, हाइड कर देते हैं। जब वो रास्ता खोया है तो वही टहल रहा होगा, इसलिए यहां पर दोबारा नहीं लिखा गया है। तो कह रहा है कि जब वह रात में टहल रहा था तो कहेगा क्या हुआ, सामने वाले को मीनिंग इनकम्प्लीट लगेगा। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है he as well as I is to blame। अब यहां पर देखिए कि एंड और एज वेल एज दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि एंड जब जोड़ता है तो एंड के जोड़ने से दोनों हिस्से को बराबर वैल्यू मिलती है। जब हम कहते हैं राम एंड श्याम, दैट मींस बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर हम एज वेल एज से ऐड करते हैं, जब हम कहते हैं राम एज वेल एज श्याम, दैट मींस प्रायोरिटी किसे जा रही है, पहले वाले को, राम को जा रही है। और यहां पर भी देखिए कि ही के हिसाब से हमने इज लिखा है। अगर हम यहां लिखते ही एंड आई तब आर लिखते, क्योंकि दोनों मिल जाता, बराबर वैल्यू होती, प्लूरल हो जाता। बट इसमें ये दोनों मिला नहीं है, हम जोड़े हैं, दोनों को साथ में रखे हैं, बट प्रायोरिटी ही को चली गई एंड दैट्स व्हाई इज लिखा गया है। यहां पर एक्चुअली दो सेंटेंस है, पहला है ही इज टू ब्लेम और दूसरा है आई एम टू ब्लेम। और इसीलिए दोनों का दोनों मेरा पीसी है, दोनों कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एक एक करके देखेंगे, आगे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 18th
कह रहा है दो बैडली डिफीटेड, फिर से यहां पर सब्जेक्ट को गायब किया गया है क्योंकि आगे उसकी चर्चा करेगा। क्या कह रहा है? ही डिड नॉट लीव द फील्ड, दैट मीन्स यहां पर ही वॉज। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ही डिड नॉट लीव द फील्ड, इसका मतलब है कि ये आपका पीसी क्लॉज, मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी क्लॉज नहीं, प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी में ही है प्रिंसिपल क्लॉज। और यहां पर क्या है कि दो ही वॉज बैडली डिफीटेड, ये आपका इनकम्प्लीट है। कि पूछेगा कि दो ही वॉज बैडली डिफीटेड तो क्या हुआ? आत्मसमर्पण कर दिया, डटा रहा, ये सेंस यहां पर इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज सबऑर्डिनेट एंड दिस वन इज प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन आई आस्क्ड हर him, he told me that he would not help me। और देखिए कि when I asked him, कंडीशन है, जब मैंने उसे पूछा तो मन में आएगा क्या? SC, he told me, PC, उसने मुझसे कहा, एंड ये वाला हिस्सा भी इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई SC। मतलब अब सीधा सीधा समझिए कि इसमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है नहीं है, आसानी से हम सेंस पकड़ सकते हैं। और एरर स्पॉटिंग में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। 10 में से 2-3 ऐसे सेंटेंस होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, CGL में हो, कहीं पर भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन हैं तो वहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप पहचान पाओ। सबसे पहले पहचानोगे तभी तो जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा या जो आपने पढ़ रखा है वो आप उस पर अप्लाई करोगे। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे होगा? चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि इफ रोमिला कम्स टू मी I will help her। और यहां देखिए कि I will help her PC है और if रोमिला comes to me SC है कि अगर रोमिला मेरे पास आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। यहां आसानी से आप समझ गए। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि when the baby was kidnapped, her father was sleeping and her mother, या द है जो भी है यहां पर देखिए, her mother was cooking। ठीक, अब यहां पर सीधा सीधा आप आसानी से समझ सकते हैं। her father was sleeping कंप्लीट है PC, her mother was cooking PC, और देखिए यहां पर एंड लगा हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि एंड बराबर वाले को जोड़ता है। अब यहां देखिए when the baby was kidnapped, इसमें ये SC, जब बच्चे का किडनैप किया गया तब की बात। अब इसके बाद जो बाकी सेक्शन जो सवाल है वो सवाल आपका सवाल नंबर 22 है, 23 है, 24 है और 25 है। इसमें सबका पहला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और बाद वाला हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे क्या कह रहा है कि व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जब तुम इसका खोज लोगे तो क्या आगे जो आंसर है वो PC है। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, तो क्या आगे उसका आंसर है वो PC है। इफ ही हैड बीन मोहन, यहां पर भी वही है, और इफ ही हैड फ्यू आवर्स टू स्पेयर, यहां पर भी ये हिस्सा शुरुआत वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है और बाद वाला प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं कि अभी जितने सवाल यानी 25 जो मैंने यहां पर एक एक हिस्से को तोड़ तोड़ कर समझाया कि प्रिंसिपल कौन सा है, सबऑर्डिनेट कौन सा है, कैसे समझते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे समझाने में कोई भी विवाद है, कहीं पर आपका तर्क मेरे तर्क से उलझ गया है, कमेंट करके मुझे सूचित करें। हम उस समस्या का समाधान करने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। इस सेशन के बाद जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक असेसमेंट लगाया गया था, उम्मीद करता हूँ बना लिए होंगे। बना लिए हैं तो
आप इंतजार करिए, उसके भी आंसर को लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होंगे। आने वाले सेशन में हम फिर क्लॉज के उस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, उसकी और सारी बातें करेंगे, फिर उसके सेंटेंस कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर का इस्तेमाल क्यों नहीं होता, हम प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। बाकी चैनल के साथ बने रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले दिन यहाँ से फिर एक रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।